नमस्कार, मैं अश्विनी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को लेकर हिंदुस्तान में सत्ता के साथ नजरिया बदलता है या फिर नजरिए के साथ सत्ता बदलने लगी है, ये सवाल एफडीआई के ताज़ा मसौदे के बाद फिर से जोर पकड़ने लगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने 9 क्षेत्रों में डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दी है। जाहिर है 7 महीने में दूसरी बार एफडीआई की पॉलिसी का रिव्यू किसी बड़े बदलाव का संकेत देता है, लेकिन क्या इस बदलाव को कैसे समझा जाएगा? ये फैसला देश हित में है या फिर इसके बाद दुनिया में सबसे बड़े खुले बाजार का दावा करने वाला मुल्क तरक्की की राह पर पहले मुकाम पर नजर आ सकता है? क्यों स्वदेशी जागरण मंच को ये फॉर्मूला पसंद नहीं आया और क्यों कांग्रेस, लेफ्ट समेत बाकी दलों के निशाने पर मोदी सरकार है? सवाल कल की तस्वीर से जुड़ा है। क्या एफडीआई पर मोदी शास्त्र के जरिए इसे समझा जा सकता है? बात तफसील के साथ होगी, खास मेहमानों के साथ। जारी है बिग फाइट लाइव। जाहिर है हर कोई अर्थव्यवस्था का सवाल करता है, तो क्या एफडीआई के मौजूदा फैसले से अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद की जा सकती है? FirstIndiaNews.com पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं या फिर फेसबुक और ट्विटर पर ये बता सकते हैं कि इस सवाल पर आप क्या सोचते हैं। तफसील से बातचीत के लिए बीजेपी से पंकज जोशी जी फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं। माकपा नेता भंवर सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कर्नल परमेश महर्षि जी हमारे साथ हैं। साथ ही आर्थिक विश्लेषक राजेश कोठारी जी बातचीत में हमारे बीच मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, पहला सवाल मेरा आपसे होगा। मैं जानना चाहता हूं कि 9 रास्तों से एफडीआई के लिए तो दरवाजे खोल दिए गए हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रपोजल में और आपकी नीति में क्या कोई फर्क है? क्योंकि एफडीआई की बात जब कांग्रेस करती थी तब आपका विरोध था। देखिए तो जो है सुनिए जी कि एफडीआई जो थी, एफडीआई हम जब लेकर के आए उसको टाइम लेके आए थे, उसमें देखिए न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि काफ़ी सारे जो लोग थे वो भी जो है इसके आलोचक थे, क्योंकि जिस नीतियों के तहत लेके आ रहे थे वो नीतियाँ ना तो स्पष्ट थी, ना ही बेसिकली वो जो चीज़ें थी वो क्लियरिटी में अब तब्दीलियाँ आई हैं। अब बिल्कुल आई है। देखिए जैसे आपने कहा कि जैसे एविएशन के अंदर आया, जब डिफेंस में आया, डिफेंस के अंदर जो आया कि डिफेंस में हमने उस टाइम पे भी कहा कि आप जो लेके आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम जो है डायरेक्ट रूट से जो है एफडीआई लेके आ रहे हैं, तो हमने कहा भाई डायरेक्ट रूट से आप 49% से ऊपर लेके नहीं आ सकते। उस चीज पे आज भी हम कायम है कि हमने कहा डायरेक्ट रूट से 49% एफडीआई आ सकती है। उसके बाद सरकारी अप्रूवल के थ्रू जो है वो एफडीआई जो है डिफेंस सेक्टर में आ सकते हैं। डिफेंस सेक्टर के अंदर भी किन किन चीजों में आएगी, कैसे आएगी, उन चीजों से वो खाका जो है बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिल्कुल क्लियर किया कि 49% तक जो है आज जो एफडीआई है वो डायरेक्ट अप्रूवल से आ सकती है, और 49 से ऊपर जब आएगी तो वो सरकारी अप्रूवल के थ्रू आएगी। इसी तरीके से एविएशन सेक्टर की जो चीजें थी उसमें भी यही हुआ कि 49% तक जो एफडीआई है वो जो है डायरेक्टली आ सकती है। उसके बाद जो आएगी वो जो है वो गवर्नमेंट अप्रूवल के थ्रू आएगी। और उसके अंदर भी ये है कि जहां ऑलरेडी बंदरगाह हैं, शेड्यूल्ड जो है फ्लाइट्स हैं, जहां पर जो एविएशन है, वहां पर भी जो है उनके अलग अलग तरीके बताए भी किस किस तरीके से जो है ये चीज़ आएंगी और किन किन हितों को ध्यान में रखते हुए आएंगे। आपको लगता है कि ये फैसले भारत के हित में होंगे, अर्थव्यवस्था के हित में होंगे? फार्मा, फूड प्रोसेसिंग, सारी बातें हैं, ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर है। देखिए बिल्कुल आज विनिर्माण को लेकर के जिस तरीके का पूरा विश्व में ग्लोबलाइजेशन की अर्थव्यवस्था चल रही है, उसके अंदर जब हमने यदि पैर रखा है और हम लोग उसके उसमें हैं, तो निश्चित रूप से हम जो है झिझक के नहीं रह सकते कि हम कुछ को अपनाएं कुछ को नहीं अपनाएं। इसलिए हमने कहा कि भारत जो है वो जो है खुली अर्थव्यवस्था में सबसे पहले पायदान के ऊपर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या नरेंद्र मोदी का ये विश्वास है कि खुला आर्थिक मंच भारत है और दुनिया इस पर भरोसा करेगी? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। आज ही आप देखिए कि जिस तरीके से पूरे विश्व ने जो है जिस तरीके से जो है रेस्पॉन्स दिया, चाहे वो कैपिटल मार्केट के थ्रू दिया हो, चाहे अपने स्टेटमेंट के थ्रू दिया हो, चाहे क्रेडिट एजेंसीज के थ्रू दिया हो, आज निश्चित रूप से पूरे विश्व ने जो है चीज मानी है कि भारत जो है आर्थिक स्थिति में जो है खुली अर्थव्यवस्था में जो है नंबर 1। राजेश कोठारी साहब, क्या इसे माना जा सकता है कि भारत खुला आर्थिक मंच है, दुनिया के लिए सबसे बड़ा आर्थिक मंच है और यहाँ दुनिया को भरोसा बना है भारत पर निवेश के लिहाज से? अश्विनी जी, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि भारत वास्तव में विश्व अर्थव्यवस्था के लिए खुला मंच बन गया है। पॉलिसी बनाना अलग बात है, घोषणा करना अलग बात है। जब उस क्रियान्वयन की बात आती है तब वो सरकारी बाबूडम, लाल फीता शाही इतनी हावी हो जाती है कि प्लान आते हैं, प्रपोजल आते हैं, पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। दूसरी बात, जिस रास्ते पे हम चल चुके हैं हमारे पास में इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि आज सरकार की प्रायोरिटी अपनी फिस्कल मैनेजमेंट को ठीक करने की है। सरकार खुद चाहती है मेरा फिस्कल डेफिसिट कम हो, रेवेन्यू डेफिसिट कम हो, सीएडी मेरा कम हो, और साथ में विकास भी चाहती है।
विकास के लिए पैसा चाहिए, पैसा सरकार छोड़ना नहीं चाहती, खुद खर्च करना नहीं चाहती, क्योंकि सरकार की जो वित्तीय स्थिति है, कागजों को छोड़ दीजिए, अगर आज सरकार 1 रुपये कमाती है तो 90 पैसा 95 पैसा तो उसको ब्याज, पेंशन, ऐसे गैर जरूरी खर्च पे हो जाते हैं। अब 5 मिनट विकास की बात नहीं कर सकती, तो रास्ता क्या मेरे पास में? मेरे पास रास्ता ये है कि मैं उनको आमंत्रण भेजूं जिनके पास में पैसा है और उस पैसे को वहां लगाऊं जहां अपॉर्चुनिटीज है। आज भी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था विश्व को हम देखते हैं, विश्व में देखते हैं तो सब सर्वाधिक ROI देने वाली अर्थव्यवस्था है, और जब पूंजी का प्रभाव कम दर से ज़्यादा दर की और निश्चित रूप से स्वाभाविक है। हमने क्या करा, हमने एंट्री बैरियर्स खत्म कर दी है, ठीक है ना। पहले 49 के रूप में करा, फिर 74 के रूप में करा, फिर 100% के रूप में करा। अब होगा क्या, वी आर इन्वाइटिंग कॉम्पिटिशंस टू सेट इन द इकोनॉमी, और उसके नजरिए विकास हो ना हो पर यस आर्थिक हलचल जरूर मचेगी। क्या हम कह सकते हैं कि यूपीए की पॉलिसीज में और एनडीए गवर्नमेंट की पॉलिसीज में कोई फर्क है जिसके बाद भारत को ज्यादा फायदा होने वाला हो? मेरे हिसाब से वो नाम बदलने से, चेहरा बदलने से हाव भाव तो नहीं बदलते हैं, क्योंकि मैंने बीजेपी को विरोध करते देखा है। जब वो कारफोर जैसा MNC आया था हिंदुस्तान के अंदर, वही बीजेपी के नेता उसे कपड़ा जला रहे थे। अलग बात है कि वो शाम को उसी शॉप से एक फॉरेन गुड खरीदते हुए पकड़े गए थे। वो तो खैर मुझे इसमें कोई हिचक नहीं कहने पे कि यूपीए और बीजेपी की पॉलिसीज के अंदर मुझे कोई बहुत ज़्यादा अंतर नजर नहीं आता, क्योंकि सत्ता में बैठते ही हमारा सुर बदल जाता है। तो ये बात कही जा सकती है कि उस वक्त की जो सोच थी बदलते दौर के मुताबिक वक्त से पहले सोच लिया गया था, लेकिन राजनीति के चलते ये फैसले नहीं हो पाए और आज ये फैसले हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि वो वक्त अनुकूल था या ये वक्त अनुकूल नहीं। जो सरकार जिस वक्त डिसीजन लेती है वो एक अनुकूल डिसीजन की श्रेणी में आता है। आज बीजेपी के सामने या जो भी सत्ता में है पार्टी, उस समय चुनौती क्या है कि हम आर्थिक विकास के दर को बढ़ाएं। हमारा आज क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ है नहीं, एग्रीकल्चर में ग्रोथ है नहीं, ठीक है। उसको मोमेंटम कहाँ से आएगा? वो मोमेंटम तब आएगा कि जब पैसा मार्केट में इन्फ्यूज होगा। मेरे पास में तो पैसा है नहीं, मैं बाहर से पैसा लेके आ रहा हूँ। लोन नहीं ले सकता मैं, तो मैंने आपको एक प्लेटफॉर्म दे दी, आइए इन्वेस्ट करिए, कमाइए और खुद ले चलिए। जब लेके जाएं तो थोड़ा हमें भी आप देते जाइए। भंवर सिंह जी, लेफ्ट का एतराज किस बात को लेकर सबसे ज्यादा है? रक्षा क्षेत्र को लेकर? देखिए, जो अभी मोदी जी जो जब से आए हैं ना, ये देश को एक तरह से अमेरिका का गुलाम बना रहे हैं। इन्होंने 12 साल से अमेरिका ये प्रयास कर रहा था कि हमारे सैनिक अड्डे हैं जितने भी वायुसेना के, नौसेना के, थल सेना के, उनको हमको उपयोग करने दिया जाए। वो यहाँ पर एक बेस बनाया अपना चाइना को कवर करने के लिए। 10 साल तक कांग्रेस ने उसको अलाउ नहीं किया। अब इन्होंने आते ही अमेरिका के पास जाके बार बार क्यों जा रहे हैं, ताली इसलिए बजवा रहे हैं कि इस देश की संप्रभुता को पूरी तरह से अमेरिका के गिरवे रख रहे हैं। इन्होंने 12 साल होते ही और उसको अलाउ कर दिया कि वो हमारे नौसैनिक अड्डों का इस्तेमाल करेगा। तो देश के अंदर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो अमेरिका 71 के बार के अंदर पाकिस्तान के साथ खड़ा था, वो हमारा दोस्त कहां से हो गया? वो अमेरिका इतना बड़ा गद्दार है दुनिया का, जिसका विश्वास नहीं किया जा सकता है। आज हमारी जो है आर्थिक संप्रभुता पूरी तरह से खतरे में है। जो मोदी जी कल तक ये कह रहे थे कि FDI से देश में नुकसान होगा, उनका मेरे पास ऑडियो अगर आप सुनाना चाहें, 2 साल पहले वो भाषण दे रहे थे मनमोहन सिंह के खिलाफ कि ये FDI ला रहे हैं, इससे देश का रोजगार जाएगा, छोटा दुकानदार चला जाएगा, एक छाते वाले को काम नहीं मिलेगा, एक फैक्ट्री वाला मजदूर बेरोजगार होगा। आज किसके लिए FDI लेके आ रहे हैं? क्या होगा इससे? इससे एक ही काम होगा, जो हमारे देश में जो कारखाने चल रहे हैं वो विदेशी कंपनियां खरीदेगी। जो रोजगार अभी उपलब्ध है उसका आधा रोजगार भी उपलब्ध उन कारखानों में नहीं रहेगा। विकास के नाम पर ये बेवकूफ बना रहे हैं, रोजगार के नाम बेवकूफ बना रहे हैं। आपको खुद को पता है पिछले साल में चलिए एक बार के लिए मैं मान लेता हूं कि रोजगार के मुद्दे को परे रख दिया जाए, लेकिन अर्थव्यवस्था को सुधारने वाली बात है, पटरी पर लाने की बात है। हिंदुस्तान की दरकार है कि पैसा आ जाए, विदेशी निवेश आएगा। भाई साहब, आप सोचिए कि पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी चल रही है। आज वो पागल देश के लोग हैं जो इंडिया में आके अपना काम लगाएंगे, अपने देश में नहीं लगा सकते। आज अपना पैसा लाके हम इंडिया में झोंकेंगे, यहाँ पर माथाफोड़ी करेंगे, वो अपने देश में लगा सकते हैं अगर उनका उत्पादन करने की क्षमता है। ऐसा कौन है जो नहीं कर सकता? आज छोटा सा मुल्क में अभी भूटान घूम के आया हूं, वो भी अपने अलाउ नहीं करता किसी विदेशी को कि वो जाकर के वहां पर कुछ लगा ले। तो भारत जैसे मुल्क में इस तरह से गुलाम बनाना देश को, हमारे रक्षा क्षेत्र को पूरी तरह से समर्पित कर देना, ये देश की संप्रभुता के साथ और देश के साथ सबसे बड़ी गद्दारी है। मैं कहता हूं ऐसा प्रधानमंत्री देश के हित में नहीं है, जो देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान पैदा कर रहा है। और इसके आने वाले समय में बहुत खतरनाक जो है ना नतीजे भी आएंगे। हमारा देश रण क्षेत्र बनेगा,
ये जो है कुरुक्षेत्र बनेगा। जब दो देशों के बीच, चाइना के और अमेरिका के बीच में जब नंबर 1 की लड़ाई होगी, तब भारत की धरती उसके बम ब्लास्टों से झोंकी जाएगी। चलिए कर्नल महेश, आपसे जानना चाहता हूं कि क्या चाइना को कंट्रोल करने की शर्त, क्योंकि भारत की भी मजबूरी है, उसके लिए भारत के हित यहां पर ताक पर रखे जा रहे हैं, क्या ऐसी तस्वीर भी लगती है कहीं पर? नहीं, इस वक्त स्थिति ये देखने की ज़रूरत है कि एफडीआई से डिफेंस क्षेत्र के अंदर क्या बदलाव आने वाला है। ये 100% की जब अपन बात कर रहे हैं, इसके साथ इमीडिएट जो इम्पैक्ट आपको नज़र आएगा वो 6 से 12 महीने के अंदर इम्पैक्ट नज़र आएगा। चाइना का जो डिफेंस स्पेंडिंग है वो है इस वक्त $188 बिलियन और हमारी डिफेंस स्पेंडिंग है $47.5 बिलियन। अब आप अंदाजा लगाएं, ये 100 से ज्यादा का फर्क है। 100 बिलियन का जो ये गैप है, ये कैसे कवर होगा? चाइना ने अभी तक पाकिस्तान को एक छोटा सा काउंटरवेलिंग फोर्स बना करके इंडिया को एंगेज रखा, जबकि पाकिस्तान हमारे लिए कभी भी थ्रेट नहीं है। हमारा थ्रेट कॉन्स्टेंटली चाइना है, और अगर चाइना हमारा थ्रेट है तो हमारा डिफेंस बजट अगर हम उसको बढ़ाएंगे नहीं तो क्या हम एंटीक्वेटेड और पुराने वेपन्स के साथ ही लड़ते रहेंगे? एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सपोज आपके घर के अंदर गार्ड है और उस गार्ड के पास लाठियां हैं और आपका जो नेबर है उसके पास AK-47 है, आप क्या चाहेंगे कि आप अपग्रेड करेंगे या आप लाठियों से लड़ते रहेंगे? मेरा सवाल यह है कि क्या इसमें भारत के हितों पर कहीं कुठाराघात होगा? अगर अमेरिका भारत की जमीन का इस्तेमाल करता है, भारत को मदद देता है, तो जाहिर है कुछ शर्तें भी होंगी, लेकिन उन शर्तों में कहीं भारत का नुकसान है या फायदा? डर इसी बात का हो रहा है। देखिए साहब, दो चीजों की बात करते हैं अपन। इस वक्त इसी साल के अंदर जापान, अमेरिका और इंडिया ने मिलकर के एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज करी है, उसको मलाबार एक्सरसाइज कहा गया है। जैसे ये जॉइंटमैनशिप बढ़ेगी तो साउथ चाइना सी के अंदर जो चाइनीज का डोमिनेशन है, जो छोटे छोटे देशों को डराता है और उनको ये बोलता है कि आप हमारे साथ ट्रीटी साइन करें, वो डोमिनेशन हटेगा। इस वक्त क्या है, चाइना ने साउथ चाइना सी को टोटली डोमिनेट किया हुआ है, इंक्लूडिंग ताइवान को। उनको कॉन्स्टेंटली वो डराता रहता है। और दूसरी चीज, चाइना सबसे ज्यादा वनरेबल है अपनी सी लेन्स को लेकर के, जो कि उनका ऑयल आता है वेनेजुएला से, अंगोला से, सऊदी अरेबिया से, ओमान से। जी, अगर इंडियन नेवी सक्षम होती है तो चाइनीज ऑयल टैंकर्स के ऊपर हमारा पूरा का पूरा प्रभाव रहेगा। और चाइना को यह बात मालूम है कि इंडियन नेवी इस वक्त ब्लू वाटर नेवी बनने वाली है, और अमेरिका ने हमको यह भी बोला है कि वो हमारा नेक्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए हमको मदद करने वाले हैं। इस वक्त दुनिया के अंदर अमेरिका को छोड़ करके किसी और देश आपकी नजर से रक्षा हित है इसमें फिलहाल? यस, डेफिनेटली। चलिए, और क्या इसके फर्क हो सकते हैं, इन पर भी, मायनों पर भी बात होगी। ब्रेक का कॉल है, ब्रेक पर जाएंगे, तुरंत लौटेंगे। एफडीआई को लेकर बातचीत जारी रहेगी। निवेश तो बहुत जरूरी है, लेकिन निवेश में भी कुछ ना कुछ मोदी सरकार ने जो यू टर्न लिया है अचानक, वो बहुत बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि आरबीआई के जो गवर्नर है रघुराम राजन, उनकी ठीक विदाई से पहले सरकार ने तुरंत एफडीआई तुरंत लागू कर दिया। इसी एफडीआई का जब ये आज से 5 साल पहले पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार लाने की कोशिश करती थी तो यही सरकार उसका विरोध करती थी, और जबकि वो तो परसेंटेज कम था एफडीआई में इन्वेस्टमेंट का, इन्होंने तो 100% कर दिया और औरों में भी 51% कर दिया है। इससे अगर अर्थव्यवस्था पर कोई फर्क पड़ता तो उससे पहले जो कर चुके हैं उसका भी अब तक रिजल्ट आ जाने चाहिए थे, लेकिन उसी से अब तक किसी तरह का कोई परिणाम सामने नहीं आए। तो हमको नहीं लगता कि इसे 100% करने से और कोई फर्क पड़ेगा। इससे बढ़िया तो अपने देश में ही इतने रिसोर्सेज हैं उनको डेवलप करना चाहिए, जिससे रोजगार भी हो और आर्थिक उस पर समस्या का निदान भी हो सके।